केरला हमारे देश की सबसे लिटरेट स्टेट है, काफी एडवांस और काफी स्ट्रक्चर्ड स्टेट है, लेकिन अभी करंट सिचुएशन में केरला काफी हेवी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। Kerala government has been citing a lot of financial crisis you would recall in the state. The state is now facing difficulties when it comes to paying salaries. Kerala has run up a loss of 1,10,000 crores because Kerala is on the verge of bankruptcy. केरला की जो करंट सिचुएशन है उसे श्रीलंका के फाइनेंशियल क्राइसिस से कंपेयर किया जा रहा है। You open the newspapers in Kerala and every day the headlines invariably on the front page is about financial crisis. Kerala government seems to be in financial crisis. Kerala Finance Minister K.N. Balagopal has written to Union Finance Minister Nirmala Sitharaman on the grave financial crisis facing the state. Kerala is using borrowed funds to pay off the state's expenses. They don't have money for pensions, for salaries, and it's spending for months together. That's the state of Kerala. कुछ महीनों से करीब 3.5 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉय को केरला में सैलरी नहीं मिल रही है, और जिसे सैलरी मिल भी रही है वो पूरी सैलरी अपने बैंक से विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। करीब 55 लाख लोगों का सोशल सिक्योरिटी जो स्कीम था केरला गवर्नमेंट की तरफ से वो 7 महीने से होल्ड पे है। तो केरला के पास पैसे नहीं बचे हैं अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए, लोगों को पेंशन देने के लिए और सोशल स्कीम में जो भी पैसे वो लगाते हैं। तो केरला की ये कंडीशन कैसे पहुंची यहाँ तक? केरला ने क्या क्या गलतियां की, क्या क्या मिसमैनेजमेंट की, जिसके कारण से केरला की अभी करंट सिचुएशन पहुंच चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात माने तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि केरला हमारे देश की सबसे हेवी मिसमैनेज्ड स्टेट है। तो केरला ने क्या क्या गलतियां की हैं, क्या क्या गलत फाइनेंशियल स्टेप्स लिए हैं, जिसके कारण से केरला की अभी करंट सिचुएशन ये पहुंच चुकी है। इस वीडियो में हम लोग सेंटर और स्टेट से हटके हम लोग देखने वाले हैं फाइनेंशियल कंडीशंस के ऊपर और क्या क्या रॉन्ग स्टेप्स लिए हुए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके कारण से केरला की अभी ये करंट सिचुएशन हुई है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक पॉइंट जिसको बोलते हैं एनबीसी। एनबीसी क्या होता है? नेट बोरोइंग सीलिंग। एवरी स्टेट के ऊपर या एवरी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट एनबीसी लगाती है कि आप कितने बोरो कर सकते हैं, कितने पैसे बोरो कर सकते हैं सेंटर से। और एनबीसी डिपेंड करती है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर, जीएसडीपी। फॉर एग्जांपल अगर महाराष्ट्र की जीएसडीपी 1 ट्रिलियन रुपी है तो उसकी जो एनबीसी सीलिंग होगी, जो नेट बोरोइंग लिमिट की जो सीलिंग होगी वो 3% ऑफ द 1 ट्रिलियन अराउंड 30 बिलियन होगी। तो इस तरीके से हर एक स्टेट की अपनी अपनी जीएसडीपी के हिसाब से नेट बोरोइंग सीलिंग डिसाइड की जाती है। इसी हिसाब से केरला की जो 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर में जो नेट जो एनबीसी थी वो अराउंड 32,000 करोड़ थी। लेकिन केरला ने पहले से भी और भी बोरो किए थे सेंटर से, तो इनकी एनबीसी माइनस होके घट के करीब 29,000 करोड़ हो चुकी है। तो 32,440 एनबीसी केरला को एलोकेट हुआ है 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर में। उन्होंने पहले से बोरो किया था 3,140 करोड़ रुपए, और जिसके कारण से उनकी जो नई एनबीसी सीलिंग बनी है 29,302 करोड़। एनबीसी की एक और भी चीज है कि जो भी एनबीसी सीलिंग आपको डिसाइड की गई है, जो भी एनबीसी सीलिंग आपको मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो आप 9 मंथ में 75% एग्जॉस्ट 75% स्पेंड कर सकते हैं। केरला के केस में क्या हुआ, उन्होंने पूरी अपनी एनबीसी जो स्पेंड कर दी थी शुरू के 6 महीने में। इसके कारण से क्या हुआ कि रेस्ट ऑफ द 6 मंथ में केरला के पास पैसे नहीं है अपने एम्प्लॉय को, अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय या जो भी उनके वेलफेयर स्कीम है उनको पैसे देने के लिए। इनफैक्ट स्टेट चलाने के लिए केरला गवर्नमेंट के पास अभी कुछ भी पैसे नहीं है, और केरला गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल रही है कि करीब 15,000 करोड़ रुपए उन्हें और चाहिए ताकि वो रेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में वो अपने स्टेट को चला सके। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और भी पैसे बोरो नहीं देना चाह रही है केरला गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि केरला गवर्नमेंट ने बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेप्स गलत दिए हैं और बहुत सारे बोरो पहले से दिए गए हैं केरला गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे टसल स्टार्ट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और केरला गवर्नमेंट में। हम लोग और भी बहुत सारे पॉइंट देखेंगे, लेकिन एनबीसी एक प्रमुख पॉइंट था जिसके कारण से जो एनबीसी सीलिंग बोरोइंग लिमिट जो घट गई केरला के ऊपर, जिसके कारण से उनको स्टेट चलाने में काफी मुश्किल हो रहा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टेट कितने % ऑफ द अपने रेवेन्यू या बजट वो देती है इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी चीज है जो आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न आपको बाद में देगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टेट 100 रुपीज इंफ्रास्ट्रक्चर में इस ईयर में खर्च कर रही है तो लॉन्ग रन अराउंड 2 और 3 इयर्स के बाद हो सकता है वो 250-300 रुपए उनको रिटर्न मिलेगा उससे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एक तरह से मामले में केरला काफी पीछे है। अगर हम लोग आंकड़ा देखें तो महाराष्ट्र 13.4% खर्च करती है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तमिलनाडु 12.14% और केरला सिर्फ 8.2%। हर इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं हम, जिसे बोलते हैं कमिटेड एक्सपेंडिचर। अब ये कमिटेड एक्सपेंडिचर क्या होता है, मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। जैसे अगर किसी बंदे की सैलरी 1 लाख रुपए महीने है, वो 20,000 रेंट देता है, 10,000 ग्रोसरी देता है, 10,000 यूटिलिटी देता है, तो उसके मंथ की 40,000 जो रुपीज है वो कमिट
लिमिटेड एक्सपेंडिचर है कि वो तो एक्सपेंडिचर या स्पेंड होगा ही होगा और उसे सिर्फ 60,000 बचते हैं जिससे वो इन्वेस्ट कर सकता है या कुछ भी अपने लिए कर सकता है। इसी तरह स्टेट की भी कुछ कमिटेड या फिक्स्ड एक्सपेंडिचर होती है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन देना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरीज देना और जो भी इंटरेस्ट आपने जो कभी लोन लिए हैं उसके इंटरेस्ट पे जो पैसे देना, तो ये सब कमिटेड एक्सपेंडिचर है किसी स्टेट का। अगर किसी स्टेट का कमिटेड एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा है तो इससे पता चलता है कि स्टेट काफी गलत डायरेक्शन में जा रही है और वो गलत तरीके से मैनेज की जा रही है। कमिटेड एक्सपेंडिचर का हम लोग कुछ नंबर्स देखते हैं। तमिलनाडु के पास करीब 64% ऑफ द कमिटेड एक्सपेंडिचर, महाराष्ट्र 56%, गुजरात 46% और केरला 70%। इनफैक्ट 2021 में जो स्टेट का एवरेज कमिटेड एक्सपेंडिचर था वो 54.98% था, वहां पे केरला का जो एक्सपेंडिचर था वो 82%। तो ये देखा जा रहा है कि कुछ सालों में, ऐसा नहीं कि तुरंत हुआ है, कुछ सालों में केरला की जो फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड स्पेंड है वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू अदर स्टेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसीव्ड। तो केरला जो भी इंटरेस्ट पे करती है, जो भी उन्होंने बोरो किया है रेवेन्यू रिसीव्ड के अगेंस्ट में, वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू अदर स्टेट ऑफ द कंट्री। 2021-22 में अदर स्टेट्स का हम लोग एवरेज निकालेंगे तो करीब 13% होता है जो भी इंटरेस्ट वो पे करती थी। केरला का उस समय 19%। केरला का करंट भी सिचुएशन में 2023-2024 में जो इंटरेस्ट पेबल टू द रेवेन्यू रिसीव्ड है वो काफी ज्यादा है। और इनफैक्ट केरला हमेशा शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर कर रही है कुछ सालों में, ना कि लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर। शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर बोले तो सोशल वेलफेयर हो गया, सैलरीज हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव जो खर्च होते हैं, और जो लॉन्ग टर्म जो खर्च होते हैं, स्पेंड होती है, जैसे R&D हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो केरला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ सालों से नहीं कर रही है, जिसके कारण से उनको अभी ये सिचुएशन देखना पड़ रहा है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कलेक्टिव मिलके इस तरह की सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं या इस तरह की सिचुएशन का प्रूफ देते हैं कि केरला ने क्या क्या गलतियां की जिसके कारण से केरला अभी ये सिचुएशन पे पहुंच गई है। कुछ लोगों का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन केरला को डिस्क्रिमिनेट कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप बोरोइंग देखेंगे 2020 से 2025 के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट ने केरला को 53,000 से भी ऊपर करोड़ का पैकेज दिया है। इतने हेवी पैकेज देने के बाद भी केरला के अंदर इस तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों हुआ? ये श्योर है कि केरला के फाइनेंशियल कंडीशन या फाइनेंशियल मिसमैनेज हुआ है केरला के अंदर, और उस चीज को सॉल्व करने के लिए केरला गवर्नमेंट को आगे बढ़ना चाहिए। इररेस्पेक्टिव ऑफ हर चीज सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर थोप दे, आप अपने भी स्टेट के जो स्टेप्स आपने लिए हैं उसे भी समझना और रेक्टिफाई करना काफी जरूरी है। अब काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है इनएफिशिएंसी इन कलेक्टिंग टैक्सेस। जब जीएसटी आया था तो उस समय केरला गवर्नमेंट अपनी IGST पॉलिसी को अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं की थी, जिसके कारण से केरला गवर्नमेंट को करीब 25,000 करोड़ का लॉस हुआ था। 1975 से 86 के बीच में हर 100 रुपए के ऊपर केरला गवर्नमेंट करीब 12.75 रुपीज टैक्सेस लेती थी। 2018 में ये घट के 8.2 हो गया, और जब कोविड ईरा आई थी, जो कोविड ईयर थी, उस समय ये घट के 6.9 हो। तो केरला गवर्नमेंट की जो टैक्स कलेक्टिंग स्कीम है वो भी गलत है, या उसमें जो टैक्स कलेक्टिंग स्कीम जो हो रही है वो भी सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। और ये काफी बड़ी रीजन है जिसके कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि केरला गवर्नमेंट इज द मोस्ट मिसमैनेज फाइनेंशियल स्टेट इन आवर कंट्री। अभी जो मैं काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक समझाने वाला हूँ, जिसे बोलते हैं डिविजिबल पूल ऑफ टैक्स। इससे मैं कोशिश करूंगा कि आसान लैंग्वेज में समझा पाऊं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश की जो टैक्स है, इसी फाइनेंशियल ईयर में फॉर एग्जांपल 100 रुपीज टैक्स कलेक्ट हुई है, तो उस 100 रुपीज में कुछ परसेंटेज जो डिसाइड होती है स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करने में टैक्स की अमाउंट, और वो डिसाइड होती है डिफरेंट पैरामीटर में कि किस स्टेट को क्या परसेंटेज मिलेगा। पहले तो पूल डिसाइड की जाती है, उस पूल में क्या डिविजिबल क्या अमाउंट मिलेगा हर टैक्स को, वो डिसाइड की जाती है, और ये डिसाइड होती है फाइनेंशियल कमीशन से। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो डिसाइड होती है स्टेट को जाने के लिए, तो इसे बोलते हैं डिविजिबल पूल टैक्स। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो डिवाइड होती है, फॉर एग्जांपल 35% डिवाइड हुई है, 35% में केरला को कितने परसेंट मिलेंगे, महाराष्ट्र को कितने परसेंट मिलेंगे, ये डिपेंड होते हैं बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर। जैसे अभी 15th फाइनेंशियल कमीशन चल रहा है, तो इसमें सबसे बड़ी जो डिविजिबल पूल की जो पैरामीटर है उसे बोलते हैं पॉपुलेशन। तो केरला की पॉपुलेशन कुछ सालों में नहीं भरी है। केरला गवर्नमेंट इसे काफी अच्छा चीज बोलती है कि उन्होंने पॉपुलेशन क्रब करने के लिए या पॉपुलेशन रोकने के लिए काफी स्कीम लगाए और वो सक्सेस हुआ है, लेकिन इसका इम्पैक्ट उनके डिविजिबल पूल पे बन रहा है, क्योंकि डिविजिबल पूल में एक पैरामीटर पॉपुलेशन भी होता है और सभी पैरामीटर होते हैं, जैसे इनकम हो गया, स्टेट की एरियाज हो गई, स्टेट की क्या टैक्स कलेक्शन होती है। अब जब इनकम बढ़ा ही नहीं है स्टेट का, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ा नहीं, उसके कारण से उनका जो भी डिविजिबल पूल है वो कम हो गया केरला का। पहले केरला को करीब 3.8% ऑफ द पूल मिलता था, अब 1.92% मिलता है, ये काफी घट गया है। तो केरला गवर्नमेंट का क्या कहना है कि पहले डिफरेंट पैरामीटर्स में ये सब डिसाइड होता था, और एब्रप्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज करके अब डिसाइडिंग फैक्टर वहाँ के इनकम, वहाँ के जो इनकम होते हैं इस स्टेट के, और पॉपुलेशन को ऊपर कर दिया। केरला गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि उन्होंने पॉपुलेशन को क्रब किया और उनको इस चीज के लिए पेनलाइज किया जा रहा है डिविजिबल पूल में कम परसेंटेज देके। अब मेरा ये मानना है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी अगर पॉलिसी चेंज करती है तो एब्रप्टली नहीं करे। ये हम लोगों ने देखा है कि डीमोनेटाइजेशन के भी समय में और भी बहुत
बहुत सारी चीज के समय में कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मंशा होती है वो अच्छी होती है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एब्रप्ट इम्प्लीमेंटेशन के कारण वो जो ओवरऑल जो सीन है, जो इकोसिस्टम है वो पूरा बिगड़ जाती है। तो ये इस तरह की चीज को अगर लाना है तो स्लोली लाए, और सेम चीज गवर्नमेंट भी बोल रही है केरला गवर्नमेंट की, ये चीज स्लोली लाए ना कि एब्रप्टली लाए। आपको क्या लगता है इस तरह के एब्रप्ट पॉलिसी चेंजेस से क्या हमारे देश में बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं या बहुत सारी स्टेट प्रॉब्लम में जा रही है? आपको अगर ऐसा लगता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑफ बजट बोरिंग। अब ऑफ बजट बोरिंग क्या होता है, मैं इसे आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक स्टेट है, उसने सारे अमाउंट बोरो कर लिए। फॉर एग्जांपल केरला स्टेट ने सारे अमाउंट बोरो कर लिए, लेकिन उसे एक नई ऑयल रिफाइनरी बनानी है जिसमें करीब 10,000 करोड़ का खर्च होने वाला है। अब ये 10,000 करोड़ का खर्च होने वाला है जो स्टेट के पास नहीं है, केरला स्टेट के पास नहीं है, और केरला स्टेट ने सारे एनबीसी के रूल के हिसाब से सारे पैसे बोरो कर लिए। एनबीसी जो मैंने वीडियो के शुरू में समझाया था। अब केरला गवर्नमेंट तो बैठी नहीं रहेगी क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मांग भी नहीं सकती है। तो इसका एक इनडायरेक्ट रूट है कि वो पीएसयू, जो रिफाइनरी पीएसयू है, उसके हेल्प से, उस एंटिटी के हेल्प से वो अमाउंट बोरो करेगी। और जो अमाउंट जो बोरो करेगी, मान लो 10,000 करोड़ बोरो करेगी, तो स्टेट गवर्नमेंट को अपने नेक्स्ट बजट में उस 10,000 करोड़ को रिकवर करने के लिए या उसको पे बैक करने के लिए भी उनको बजट बनाना पड़ेगा और बजट में वो पोर्शन दिखाना पड़ेगा। अब होता क्या है कि जो भी ऑफ बोरोइंग बजट होता है, जैसे इस तरह की जो बोरोइंग होती है इसको बोलते हैं ऑफ बजट बोरोइंग, कि बजट के अलावा आप बोरो कर रहे हैं और ये अमाउंट आपके स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेप्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखती है, और इस तरह के बोरोइंग में कोई एनबीसी लिमिट भी नहीं है। तो ये काफी खतरनाक है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट अपना एनबीसी लिमिट तो एग्जॉस्ट कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद वो ऑफ बजट बोरोइंग के हेल्प से वो किसी भी पीएसयू या डिफरेंट एंटिटी से अनलिमिटेड अमाउंट बोरो कर सकता है, और ये अमाउंट को वो अपने डेबिट स्टेटमेंट में नहीं दिखा रहा है। तो दूर से दिखेगा कि आपने इतना ही एक डेबिट लिया है जो एनबीसी अमाउंट से पार किया है, लेकिन एक्चुअली आपने काफी हेवी डेबिट बना ली है। अब मार्च 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे स्टेट को बोला कि जितने भी आपके ऑफ बजट बोरोइंग है वो आप डेबिट लिस्ट में दिखाएं और वो आपका पार्ट होगा एनबीसी के डिडक्शन का। तो केरला ने काफी ऑफ बजट बोरोइंग लिया था और इस पॉलिसी का एब्रप्ट इंप्लीमेंटेशन के कारण केरला की जो एनबीसी लिमिट है ऑटोमेटिक घट गई, जिसके कारण से केरला काफी हेवी फाइनेंशियल कंडीशन में पहुंच गया। अब केरला गवर्नमेंट का ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तरह की चीज को एब्रप्टली क्यों इंप्लीमेंट किया। जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक दो पॉलिसी जो काफी इंपॉर्टेंट रहती है स्टेट के लिए, वो काफी एब्रप्टली चेंज किया, जिसके कारण से उसका जो इम्पैक्ट केरला के ऊपर काफी हेवी दिख रहा है, क्योंकि केरला ने उस दोनों पॉइंट को काफी एक्सप्लॉइट किया था पहले से। तो इस तरीके से केरला को भी समझना चाहिए, उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए था इस तरह के दो पॉइंट्स को। फिलहाल मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बेल आउट करना चाहिए केरला को बचाना है, तो होगा ही, ऑब्वियसली होगा, लेकिन ये लेसन से दूसरे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर को भी समझने के लिए कि क्या क्या पैरामीटर्स है जो वो संभल के चले और उसको अच्छे तरीके से चले। तो आप कितने गरीब राजा हो या स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो या नॉर्मल इंसान हो, अगर फाइनेंशियल कंडीशंस अपना सही नहीं रखेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही नहीं रखेंगे, तो आपकी भी हाल केरला जैसी हो। ये दूसरे स्टेट को भी समझने के लिए है, और हमारे और आपके जैसे एजुकेटेड लोगों को भी समझना चाहिए कि हमारी स्टेट या हमारी जो भी स्टेट में आप लोग रहते हैं, उस स्टेट की गवर्नमेंट किस तरीके से पैसे खर्च कर रही है, किस तरीके से पॉलिसी में इंप्लीमेंट कर रही है, और जो सब मैंने पहले पॉइंट बताया, क्या वो सब पॉइंट को अपनी स्टेट गवर्नमेंट एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रही है। ये सब देख के हम लोग भी समझ सकते हैं कि हमारी स्टेट किस तरफ जा रही है, उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड गुड बाय।